आज केमिस्ट्री के इस 4th लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीएच क्या है। तो पीएच देखिए, ये पीएच लिया गया है पोटेंशियल से। ये जो पोटेंस है, पोटेंस, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पोटेंशियल। पूरा मतलब होता है क्या? पोटेंशियल, यानी कि क्षमता। क्षमता क्या? देखिए हमने लिखा कि पीएच का जो वैल्यू होता है, देखिए पीएच कैसे लिखते हैं ये ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन के पदार्थ के पास पीएच को लिखते हैं। तो है क्या? पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सामर्थ्य या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्षमता। हाइड्रोजन की क्षमता को ही पीएच कहते हैं। अब पीएच विलयन का होता है, अम्लीय विलयन का, क्षारीय विलयन का, उदासीन विलयन का। अब देखिए जो अम्ल हैं इनका पीएच 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। जो क्षार हैं इनका पीएच, क्षार का जो पीएच होता है ये 7 से अधिक होता है। बाकी हम कल टेस्ट पढ़े कि अम्लीय विलयन को कैसे जानेंगे, क्षारीय विलयन को कैसे जानेंगे पीएच के माध्यम से, लिटमस पेपर के माध्यम से। तो अब हम उदासीन विलयन को भी कैसे जानेंगे? तो जो उदासीन विलयन है उसका पीएच 7 होता है, यानी कि 7 पीएच वाले विलयन उदासीन प्रकृति के होते हैं, 7 से अधिक पीएच वाले विलयन क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और 7 से कम पीएच वाले विलयन अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब हम सीखेंगे कि पीएच को मापते कैसे हैं। तो जैसे आप जान रहे हो किसी भी चीज को मापने के लिए एक पैमाना होता है, जैसे दूरी को मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, गज में, फीट में, इन सब में मापते हैं। वैसे ही पीएच को भी मापने का पैमाना है। तो पीएच को मापने का जो पैमाना है उसे कहते हैं पीएच पैमाना या पीएच स्केल। पीएच पैमाना या पीएच स्केल डिफाइन कैसे करेंगे? अम्लों व क्षारों का पीएच वैल्यू, पीएच मान बताने वाले पैमाने को पीएच पैमाना या पीएच स्केल कहते हैं। छोटा सा उदाहरण है, अम्लों अथवा क्षारों के पीएच को, पीएच वैल्यू को बताने वाला पैमाना पीएच पैमाना या पीएच स्केल कहलाता है। आपके बुक में पीएच पैमाना दर्शाया है, देखिए ऐसे होता है। बीच में उदासीन विलयन का पीएच 7 दिया गया होता है, एक तरफ नीला रंग, एक तरफ लाल रंग होता है। एक तरफ अम्लीयता को दर्शाया गया होता है 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। एक तरफ क्षारीयता को दर्शाया गया होता है 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। अब हम जानेंगे कैसे? इसमें दोनों साइड में रंग होते हैं। एक तरफ होता है लाल रंग और दूसरे तरफ होता है नीला रंग। हमने कल लिटमस पेपर के परिवर्तन को बताए थे कि अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है, क्षार लाल को नीला करता है। तो यदि लिटमस पेपर को हम लेके गए अम्लीय विलयन में डाल दिए तो उसका जो कलर है उस कलर को हम यहाँ से इसमें ऊपर से तरफ से मैच करा लेते हैं। आप अपने बुक को देखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे क्योंकि वहां पे रंगों को बांटा गया है। अब जो कलर आपका लिटमस पेपर होगा और इस स्केल में जिस वैल्यू पे वो मैच खाता होगा उसका पीएच हम वहीं से देंगे। जैसे कि हमारे पेट में जो पीएच है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका पीएच लगभग 1.2 के अप्रॉक्सीमेटली होता है, इन दोनों के बीच में होता है। तो पीएच वैल्यू को बताने वाला पैमाना पीएच पैमाना कहलाता है। अब अम्लीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है। यदि पीएच 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय होगा, पीएच 7 से अधिक हो तो विलयन क्षारीय होगा, यदि पीएच 7 है तो विलयन उदासीन होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि पीएच का कैलकुलेशन कैसे करते हैं।
किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के अकॉर्डिंग हम पीएच का कैलकुलेशन करते हैं। इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र दिया गया है, वो सूत्र है पीएच जो है ये एंटी लाग या ऋणात्मक लाग हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लागतम के बराबर होता है। पीएच क्या है? सूत्र से अगर हम इसको डिफाइन करें तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लाग ही पीएच कहलाता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लागतम पीएच कहलाता है। इस पे आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं पे कि एक बिलियन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो 1 गुणे 10 पे घात -4 है। तो बिलियन का पीएच बताइए क्या होगा? पीएच का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? यहां पे सीधे लिख दिए पीएच इक्वल टू -log10 के बेस में अगर हो तो -log10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन लिख देंगे 1 × 10⁻⁴। अब ये क्या है? log m × n। एक और फार्मूला यहाँ पे आ रहा है log m × n। इसका फार्मूला होता है log m प्लस log n। तोड़ेंगे तो क्या होगा? pH इक्वल टू -log10 log m के रूप में है 1 log 10 पे 1 प्लस log 10⁻⁴। यहाँ देखिए एक और फार्मूला दिख रहा है, ये फार्मूला है log m पे पावर n का। log m पे पावर n, इसका सूत्र क्या होता है? इसको हम आगे कर देते हैं, हो जाता है n log m। फिर तोड़ेंगे, होगा क्या? pH इक्वल टू -log10⁻1 प्लस -4 आगे आएगा, -4 प्लस हो जाएगा क्या? -4 log10 आधार 10 है ऊपर 10। या देखिए 10 पे आधार 10 पे 1 हो तो इसका मान होता है 0, ये हो गया 0। -4 log10 पे पावर 10 हो ऐसे तो इसका मान होता है 1, तो log 1 × 4 -4 pH इक्वल टू क्या हो जाएगा? pH इक्वल टू होगा -4। या देखिए ये टोटल है ऐसे, तो यहां पे सिंबल चेंज होंगे। ये प्लस है तो यहां भी प्लस होगा। ऐसे में वैल्यू क्या होगा? pH का 4 आएगा, और जब pH 4 आएगा तो pH स्केल में हम माप लेंगे। 7 से नीचे होगा तो pH अम्लीय होगा, 7 से ऊपर होगा तो pH क्षारीय होगा। आगे यहाँ पे हाइड्रोजन की सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे माना कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन -4 है, क्या यहाँ पे सीधे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लिख देंगे। pH इक्वल टू -log हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिख रहा है 1 × 10⁻⁴। क्या होगा? यहाँ पे फार्मूला दिख रहा है log m × n, log m प्लस n। तोड़ देंगे -log1, फिर चूंकि ऋणात्मक है तो फिर क्या होगा? प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस करेंगे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस log 10⁻⁴। आधार 10 है, 10 पे घातांक 4 है। इस बेस में यहाँ पे जो ये टर्मिनोलॉजी दिख रही है log m पे पावर n, इसका फार्मूला होता है n log m। घातांक आगे चला आता है, जब ये घातांक आगे आएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए log 10 बेस 10 पे अगर 1 हो तो इसका वैल्यू होता है 0, और log 10 पे 10 हो तो इसका वैल्यू होता है 1। तो ये टोटल पोर्शन होगा कितना? 0 प्लस 4 × 1 इक्वल टू 4। तो pH आगे कितना? pH आ गया 4। अब pH 4 जिस विलयन का होगा वह विलयन अम्लीय होगा। हम बोलेंगे यहाँ पे जो विलयन हमें प्राप्त है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 4 है, उसका pH माध्यम अम्लीय होगा। आगे अब हम पढ़ेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में pH, हमारे आसपास, हमारे वातावरण में, हमारे शरीर में, हमसे संबंधित जंतुओं और पौधों का pH कितना है, तो
तो आगे का टर्मिनोलॉजी में यही है, इसी की चर्चा करेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच। दैनिक जीवन में पीएच। या देखिए, अगर हम अपने खुद के ह्यूमन बॉडी से स्टार्ट करें तो सबसे पहला चीज हमारा मुंह, तो मुख में पीएच को अगर हम देखें तो मुख में जब पीएच सामान्यतः वैसे 6 के आसपास होता है, लेकिन जब पीएच 5.5 के पास या जब इसके नीचे हो जाता है तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। दांतों का क्षरण या विघटन, दांतों का विघटन शुरू हो जाता है। जब मुख में पीएच 5.5 या 5.5 से नीचे 5.5 या 5.5 से नीचे होता है तो उस समय दांतों का विघटन स्टार्ट हो जाता है। ये जानने से जिनके दांतों का विघटन शुरू है मतलब उनका पीएच अप्रोक्सीमेटली 5.5 है। दूसरा, हमारे पेट का पीएच, पेट का पीएच, तो पेट यानी कि हमारा स्टमक, आप बायोलॉजी में पढ़ लिए होंगे। ये जो स्टमक है हमारा ह्यूमन बॉडी का स्टमक, ये चूंकि 3 पार्ट में बटा होता है। कार्डिक, आगे वाले भाग को कार्डिक स्टमक बोलते हैं, दीवार को वाला स्टमक बोलते हैं, और इसके पीछे वाले भाग को, ये है कार्डिक स्टमक, पीछे वाले भाग को बोलते हैं पाइलोरिक स्टमक, और बीच का ये जो भित्ति है इसे कहते हैं वाल ऑफ स्टमक, वाल ऑफ स्टमक। क्या देखिए, वाल ऑफ स्टमक पे जैसे हमारे जीभ पे छोटे छोटे दाने दिखते हैं, वैसे ही वाल ऑफ स्टमक पे भी छोटे छोटे अंकुर जैसे दाने होते हैं। इसे कहते हैं जठर ग्रंथि। इन्हें क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथियों से एक प्रकार का अम्ल निकलता है, प्रबल अम्ल, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जठर ग्रंथि से निकलने वाला अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे द्वारा लिए गए भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है और भोजन को अम्लीय माध्यम में पचाने का कार्य करता है। चूंकि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है, इसलिए हमारे पेट का माध्यम अम्लीय होता है और यह जो कंसंट्रेशन है इसका पीएच वैल्यू ये 1 से 2 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 1.2 के आसपास होता है। तो मुख में पीएच हो गया हमारा, पेट का पीएच हो गया। पेट में पीएच का निर्धारण कर रहा है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह स्ट्रॉन्ग एसिड है जो भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। वह भोजन को अम्लीय माध्यम में पचाने का कार्य करता है। आगे पेट से अगर हम नीचे आए तो हमारे भाग में मतलब नीचे के एलिमेंट्री कैनाल में आता है आंतों का नंबर। तो आंत का पीएच, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, और लीवर से बाइल नाम का एक जूस सिक्रेट होता है जिसे कहते हैं बाइल जूस। पित्तरस ये क्षार है, और आप जान रहे हो क्षारों का जो पीएच है ये 7 से ऊपर होता है, मोर देन 7 होता है। क्षार का पीएच 7 से अधिक होता है, यानी कि हमारे आंत का जो पीएच है वो मोर देन 7, आंत का पीएच मोर देन 7 और पेट का पीएच लेस देन 7 होगा। ये रहा हमारे बॉडी का पीएच। अब अगर हम अपने आसपास के जंतुओं और पौधों को देखें तो एक पौधा है निटल। इसकी पत्तियों के ऊपरी शीर्ष या पत्तियों पे कार्टिलेज संरचनाएं होती हैं और इनसे फार्मिक एसिड का सिक्रेशन होता है। फार्मिक एसिड का सूत्र है HCOOH। जो कोई भी निटल के पौधों को छू देता है ये एसिड उनके तंश से, उनके कांटों से उनके शरीर में पहुंच जाता है और ये जो एसिड है ये बहुत तेज पीड़ा उत्पन्न करता है। तुरंत उस शरीर में जलन, पीड़ा, दर्द के साथ साथ उस भाग को स्वेलिंग यानी कि फुलाने, सूजन का कार्य करता है, उस भाग को सुजा देता है।
तो पौधा में एक लिटिल पौधा है जो खुद से फॉर्मिक एसिड का सिक्रेशन करता है। ऐसे ही कुछ जंतु हैं हमारे परिवेश में, आप जानते भी होंगे, जैसे कि ततैया। ततैया जैसे हम घरेलू भाषा में हाड़ा बोलते हैं। फिर मधुमक्खी, मधुमक्खी, बिच्छू, स्कॉर्पियन, इन सब के डंक होते हैं और ये अपने डंक से भी फॉर्मिक एसिड यानी कि HCOOH का ही सिक्रेशन करते हैं, फॉर्मिक एसिड का ही सिक्रेशन करते हैं। क्यों करते हैं? अपने सुरक्षा के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, अपने शत्रुओं पे या भोजन प्राप्ति के लिए। सामान्यतः दो फैक्टर हो सकते हैं इनके इसका प्रयोग करने का। एक तो भोजन प्राप्ति के लिए शत्रु को मार देते हैं और उन्हें अपने डाइट के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा, शत्रुओं से सुरक्षा के लिए, जब वो लगता है कि इन्हें किसी एंटी ऑर्गेनिज्म से खतरा है तो ये अपने डंक से इस एसिड का सिक्रेशन करते हैं और उसके बॉडी में इस एसिड को सिक्रेट करते हैं। आप भी इस फॉर्मिक एसिड या ततैये के डंक को महसूस किए होंगे, कैसा अनुभव होता है। तो कुछ जंतु हैं जैसे ततैया, मधुमक्खी, बिच्छू, ये भी अपने डंक से फॉर्मिक एसिड या मेथिनोइक एसिड का सिक्रेशन करते हैं। इसे अपने शत्रुओं के अंदर इंजेक्ट करते हैं, वो अपनी सुरक्षा करते हैं। ये जो लिटिल पौधा है ये भी फॉर्मिक एसिड या मेथिनोइक एसिड का सिक्रेशन करता है। यदि कोई गलती से भी इनकी पत्तियों के इस पौधों को छू देता है तो उसके अंदर इस अम्ल का ये अम्ल इंजेक्ट हो जाता है। आगे हमारे पर्यावरण में, वातावरण में अगर हम पीएच देखें तो इस बढ़ती आबादी, बढ़ते हुए उद्योगों, इस बढ़ती आबादी वो बढ़ते हुए उद्योगों के कारण वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे कि हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर इससे और एयर कंडीशनर एसी से, चूंकि दोनों शीतलक हैं, इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है। ठंडा करने के लिए फ्लोरो कार्बन नामक पदार्थ गैसीय अवस्था में उपस्थित होते हैं। इनका फार्मूला होता है CCl2F2। 2 क्लोरीन के परमाणु, 2 फ्लोरीन के परमाणु कार्बन की चारों संयुक्ताओं से जुड़े हुए होते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब एसी या रेफ्रिजरेटर से बाहर निकलता है, इसी को लेना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC को, ये CCl2F2, ये जब गैसेस रूप में विघटन के पश्चात बाहर निकलता है तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, चूंकि जल वाष्प में हाइड्रोजन उपस्थित होता है, या जल के साथ रिएक्ट करके यहाँ समीकरण को अगर हम बैलेंस करें ऐसे, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ, 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन के साथ, यानी कि 2HCl + 2HF + CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड दिख रहा है वो गैस के दूसरे अणु, देखिए ये जलवाष्प के दूसरे अणु के साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करके बनाता है H2CO3। एक अम्ल, ये कार्बनिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी एक प्रकार का प्रबल अम्ल, चूंकि ये दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आता है, क्योंकि सॉरी ये भी प्रबल अम्ल है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। 2 प्रबल अम्ल जलवाष्प के साथ यहाँ पर निष्कासित क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विघटन से बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके पुनः बनाता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसके अलावा जब जंतुओं को या जीवों के शरीर को जलाया जाता है तो ऐसे में NO3 नाइट्रिक गैस, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 व नाइट्रेट NO3, इन सब गैसों का सिक्रेशन होता है। यहाँ देखिए ये जब NO2 को अगर हम लें H2O + NO2 तो ये रिएक्ट करके बनाता है एक गैस HNO3। देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिलीज होगा H फॉर्म में H++ HNO3।
दूसरा, यदि यहां से निष्कासित प्रोटॉन इस NO3 से एक गैस निकला, जल के साथ जब NO2 रिएक्ट किया तो बना क्या HNO3, ऐसे HNO3 प्लस H+, यहां से निष्कासित H प्लस NO3 के साथ रिएक्ट करके बनाता है पुनः HNO3। यहां देखिए कितनी गैसें बन रही हैं, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। ये सभी अम्ल वायुमंडलीय जलवाष्प के साथ मिले हुए होते हैं, क्योंकि वहां जल की मात्रा अधिक होती है, प्लस इसी में ये सभी एसिड क्या होते हैं, समांगी मिश्रण के रूप में घुले होते हैं और कंडेंसेशन यानी कि संघनन प्रक्रिया के पश्चात ये जल की छोटे बूंदों के साथ वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं और चूंकि इस वर्षा में अम्ल पाया जाता है, इसलिए इस बारिश को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब देखिए, जिस भी जगह पे अम्लीय वर्षा होती है, जैसे कि यदि जिस भूमि पे अम्लीय वर्षा होगा वहां पे भूमि या मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है और मिट्टी की अम्लता बढ़ने से वह भूमि बंजर हो जाता है, क्योंकि उसमें जो कोई भी दाना, किसी भी प्रकार का दाना डालते हैं तो अम्लता के प्रभाव कारण वह दाना नष्ट हो जाता है। ठीक ऐसे ही जब अम्लीय वर्षा तालाब में होती है, जलाशयों में होती है, तो चूंकि अम्लीय वर्षा में अम्ल है तो pH उसका डाउन हो जाता है, तालाब, कुआं या पोखरे इन सब का माध्यम अम्लीय हो जाता है और अम्लीय माध्यम में जीवों का रहना कठिन है।